नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में रिहायशी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे को संकलित कर उसकी ढुलाई करते हुए उसे सुकली स्थित कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने के काम हेतु जारी निविदा प्रक्रिया के तहत पेश हुए निविदा प्रस्ताव के टेक्निकल बिड खोली जा चुकी है। वही अब परसों सोमवार 10 नवंबर को सफाई ठेके की रेस में रहने वाली 3 कंपनियों की फाइनेंशियल बिड को खोला जाना है, परंतु इसके ठीक पहले सफाई ठेके की रेस से बाहर हो चुके R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा अब फाइनेंशियल बिड के लिए क्वालिफाई की गई 3 कंपनियों के निविदा प्रस्ताव के तकनीकी पक्ष पर आक्षेप उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है तथा उन तीनों कंपनियों के निविदा प्रस्ताव के तकनीकी पक्ष सहित उन कंपनियों की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव देने की दोबारा जांच पड़ताल किए जाने की मांग उठाई गई है, जिसके चलते अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या डिस्क्वालीफाई हो चुकी R&B इंफ्रा कंपनी की ओर से उठाए गए आक्षेप को मनपा प्रशासन द्वारा ग्राह्य माना जाएगा और इस आक्षेप के आधार पर मनपा प्रशासन द्वारा रेस में रहने वाली तीनों कंपनियों के टेक्निकल बिड वाले दस्तावेजों की एक बार फिर जांच पड़ताल की जाएगी। चूंकि अब सफाई ठेके की निविदा प्रक्रिया का अंतिम चरण खत्म होने में महज 2 दिन का समय शेष बचा है, ऐसे में अब मनपा प्रशासन की ओर से मामले में कौन सा अगला कदम उठाया जाता है, इस बात की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। जहां एक और सफाई ठेके की तकनीकी बिड के पास निविदा प्रक्रिया से बाहर हो चुकी R&B इंफ्रा कंपनी द्वारा फिलहाल निविदा प्रक्रिया में शामिल 3 कंपनियों के तकनीकी पक्ष को लेकर आपत्ति उठाई गई है, वही दूसरी ओर इस समय मनपा के सफाई ठेके की प्रक्रिया में शामिल और टेक्निकल बिड के नाम पर खरी उतरी पी गोपीनाथन रेड्डी कंपनी द्वारा भी अन्य कंपनियों के तकनीकी बिड को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसके चलते अब मनपा प्रशासन के समक्ष अजीबोगरीब तकनीकी पेच पैदा हो गया है, क्योंकि मनपा प्रशासन द्वारा सफाई ठेके की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शक व निष्पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर करीब 245 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि वाले इस सफाई ठेके के आवंटन को लेकर मनपा पर किसी भी तरह के भेदभाव अथवा पक्षपात का आरोप न लगे। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐन समय पर सामने आई इस आपत्ति को लेकर मनपा द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और इस बारे में मनपा प्रशासन द्वारा कौन सा कदम उठाया जाता है। आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव की पृष्ठभूमि पर सभी राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग को स्वीकार करते हुए प्रमुख अथवा स्टार प्रचारकों की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब प्रत्येक दल को केवल 20 प्रचारकों के नाम देने की अनुमति थी, किंतु अब यह सीमा बढ़ाकर 40 तक कर दी गई है। इस निर्णय से राजनीतिक दलों को अपने वरिष्ठ नेताओं, प्रभावी वक्ताओं और जनसंपर्क में दक्ष कार्यकर्ताओं को प्रचार में शामिल करने की अधिक सुविधा मिलेगी। यह निर्णय 14 अक्टूबर 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई बैठक के बाद लिया गया। आगामी मनपा चुनाव निमित्त अमरावती मनपा के वार्ड न्याय आरक्षण ड्रॉ का कार्यक्रम आगामी मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने घोषित किया। 11 नवंबर को यह आरक्षण ड्रॉ निकालकर घोषित किया जाने वाला है। आगामी मनपा चुनाव का बिगुल बजना शुरू हो गया। आगामी कुछ दिनों में कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से मनपा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। चुनाव पूर्व करने से सभी काम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस काम के अंतिम चरण के रूप में वार्ड न्याय आरक्षण ड्रॉ का कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देश के तहत मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने शुक्रवार 7 नवंबर को घोषित किया। अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय की नई 4 मंजिला इमारत का काम पिछले 2 वर्षों से जारी है, लेकिन वर्तमान में फंड के अभाव में यह निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसी तरह यदि यह काम चलता रहा तो इसे 1 वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस इमारत का RCC का काम पूर्ण हो चुका है और अब फिनिशिंग का काम जारी है। या हर दिन औसतन 100 से 150 मजदूर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में वर्तमान के जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे स्थित नियोजन भवन से सटकर जिलाधीश कार्यालय की नई इमारत के निर्माण का भूमि पूजन किया गया था। 4 मंजिला G+4 इस भव्य इमारत के निर्माण का ठेका नागपुर के गजेंद्र राव मेंढे की कंपनी CSD इंडस्ट्रीज को दिया गया। 28 करोड़ की लागत से जिलाधिकारी कार्यालय की इस भव्य इमारत का निर्माण पिछले 2 सालों से शुरू हुआ है। इस इमारत का कार्य इंजीनियर उमेश ढगे की देखरेख में किया जा रहा है। यहाँ हर दिन 100 से 150 मजदूर काम करते हैं। पहले दिन से इमारत के निर्माण कार्य RCC के लिए बंगाली मजदूर कार्यरत थे।
अब आरसीसी का काम पूर्ण होने के बाद यहाँ स्थानीय और कोरकू आदिवासी मजदूर कार्यरत है। पुर की कंपनी को इस भव्य इमारत का ठेका मिलने के बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया था, लेकिन वर्तमान में फंड के अभाव में यह निर्माण कार्य काफी धीमी गति से जारी है। बताया जाता है कि 28 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहे इस जिलाधिकारी कार्यालय की इमारत के काम की संबंधित ठेकेदार को निधि नहीं मिली। इस कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यदि फंड जल्द उपलब्ध हुआ तो कार्य भी उसी रफ्तार से पूर्ण होने की संभावना है। जैसे जैसे नगर परिषद व नगर पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया तेज शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां काफी हद तक तेज होने लगी है, जिन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि कई स्थानों पर बेहद रोचक मुकाबले होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसमें से सबसे रोचक मुकाबला दरियापुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद को लेकर हो सकता है, जहाँ पर रिश्ते में देवरानी जेठानी रहने वाली एक ही परिवार की दो बहुएं प्रतिस्पर्धी के तौर पर एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे सकती है। बता दें कि दरियापुर नगर परिषद नगराध्यक्ष पद इस बार सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जिसके चलते इससे पहले भी एक बार पूरे 5 वर्ष हेतु दरियापुर नगर परिषद नगराध्यक्ष रह चुकी नलिनी प्रकाश पाटिल भारसागड़े दोबारा नगराध्यक्ष पद की रेस में रह सकती है, जिनके नाम पर भाजपा द्वारा एक बार फिर नगराध्यक्ष के पद हेतु प्रत्याशी के तौर पर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए भारसागड़े गुट की ओर से पार्टी के वरिष्ठ स्तर पर जबरदस्त लॉबिंग व फील्डिंग की जा रही है। वही दूसरी ओर दरियापुर शहर व तहसील की राजनीति, विशेषकर सहकार क्षेत्र की राजनीति में विधायक प्रकाश पाटिल भारसागड़े के चचेरे भाई व कांग्रेस नेता सुधाकर पाटिल भारसागड़े का अच्छा खासा दबदबा है। दरियापुर नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस द्वारा सहकार नेता सुधाकर पाटिल भारसागड़े की पत्नी मंदाकिनी भारसागड़े के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसे भाजपा प्रत्याशी नलिनी पाटिल भारसागड़े के खिलाफ सशक्त प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। नगर पालिका और नगर परिषद सहित जिला परिषद और पंचायत समिति तथा महानगर पालिका जैसे स्वायत्त निकायों के चुनाव में अन्य राजनीतिक दल के साथ युति करनी है अथवा नहीं, यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार भाजपा नेतृत्व द्वारा स्थानीय नेताओं व पदाधिकारियों को दिया गया। अंततः इस बारे में पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को ही अंतिम निर्णय लेते हुए निकाय चुनाव जीतने हेतु रणनीति तैयार करनी होगी। इस आशय का प्रतिपादन भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा आज चिकलदरा में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में किया गया। आज दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास सड़क मार्ग के जरिए चिकलदरा के दौरे पर पहुंचे पालक मंत्री बावनकुले ने शाहपुर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में चिकलदरा व धारनी तहसील क्षेत्र और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। हाल ही में युवा स्वाभिमान पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव में भाजपा के साथ युति करते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया था कि नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव में भाजपा के नगराध्यक्ष व सदस्य तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के सदस्य चुनकर लाने हेतु तैयारी को अधिक प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष तहसील में स्वतंत्र समिति की जाएगी। परंतु युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से किए गए इस दावे को खारिज करते हुए भाजपा के स्थानीय नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय स्वायत्त निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अब तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ युति करने का कोई निर्णय नहीं लिया और फिलहाल इस बारे में कोई विचार भी नहीं किया जा रहा, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का विचार किया जा रहा है। ऐसे में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से किए गए दावे का कोई मतलब ही नहीं बचता। विधान परिषद सीट हेतु अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीयन का समय गुरुवार 6 नवंबर को खत्म हो गया, जिससे पहले अमरावती संभाग में 31,513 शिक्षक मतदाताओं के नामों का पंजीयन हुआ। सन 2020 में हुए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शिक्षक मतदाताओं की संख्या 35,622 थी, जिसकी तुलना में इस बार 4109 मतदाता घट गए। मतदाता पंजीयन की प्रक्रिया के खत्म हो जाने के बाद अब 25 नवम्बर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह जानकारी देने के साथ निर्वाचन विभाग द्वारा बताया गया कि यद्यपि मतदाता पंजीयन की प्राथमिक मुदत खत्म हो गई है, परंतु शिक्षक मतदाताओं द्वारा आगामी समय में ही अपने नामों का पंजीयन करा सकेंगे, जिसके नाम पूरक सूची में शामिल किए जाएंगे। हाल ही में भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का धनादेश स्वरूप जमा कराने के साथ ही आपदाग्रस्तों के लिए अनाज व किराना साहित्य से भरे 8 ट्रक भी भिजवाए थे। पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा दिखाई गई इस सामाजिक सदाशयता के लिए भाजपा विधायक प्रवीण तायडे व राजेश वानखड़े द्वारा पूर्व पालक मंत्री पोटे का भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस समय भाजपा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विशेष उल्लेखनीय है कि
की बाढ़ग्रस्तों की सहायता हेतु की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पूर्व मंत्री पाटिल की दिल खोलकर प्रशंसा की है। विलासनगर परिसर स्थित मोक्षधाम में 25 लाख रुपए की लागत से पेविंग ब्लॉक लगाए जाने के काम को मंजूरी मिली है, जिसका भूमि पूजन कल 9 नवंबर को विधायक सुलभा खोड़के व संजय खोड़के तथा क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अशोक बसेरिया की प्रमुख उपस्थिति के बीच किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। शहर के उद्यमी कैलाश गिरोडकर ने अपने पोटे टाउनशिप के पास स्थित आसरा रेस्टोरेंट का प्रथम वर्धापन दिवस इस अंदाज में मनाया कि प्रत्येक को यह आइडिया पसंद आया। सभी ने इसकी जमकर प्रशंसा की। गिरोडकर परिवार के उपक्रम की सराहना की। उपक्रम में मातोश्री आनंद गाड़गे बाबा आदि वृद्धाश्रमों के सैकड़ों वृद्धजनों की आसरा रेस्टोरेंट में लाकर अवगत की गई। इस समय पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया, डीसीपी गणेश शिंदे, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वसुधा अनिल बोंडे, प्राचार्य विजय राउत, डीसीपी श्याम घुगे आदि मंचासीन थे। सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंच चुके मोटिवेशनल स्पीकर शानदार शांति भाई ने गत रात अमरावती के युवा उद्यमियों बिजनेसमैन से आह्वान किया कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सम रहे। ये भगवान ने मौज करने के लिए भेजा है, इसलिए न परेशान रहे न किसी को परेशान करे। उन्होंने जीवन के सादे सिंपल सूत्र अपने किस्से कहानियां के रोचक अंदाज में ऐसे बताया कि 1.5 घंटा कब बीत गया यह उपस्थितों को आभास भी नहीं हुआ। उनसे और भी देर तक प्रेरणास्पद किस्से कहानियां बातें सुनते हुए लोग दिखाई दिए। संत प्रवर साईं चांडूराम साहब जी का अस्थि कलश आज प्रातः 11 बजे नागपुर से भानगेट स्थित पूज्य कवरधाम लाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अस्थि कलश के दर्शन कर पुण्य स्मरण सभा में श्रद्धापूर्ण सहभाग लिया तथा भजन कीर्तन व लंगर प्रसादी का भी लाभ लिया। बडनेरा गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में धन धन गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पूर्व बड़े उत्साह के साथ रविवार 9 नवंबर को मनाया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के बाद और सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भाई महेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह मुंबई वाले के कीर्तन के कार्यक्रम व दीवान समाप्ति के बाद गुरु लंगर का दोपहर 1:30 बजे से 4 बजे तक आयोजन किया गया। शहर के वेलकम पॉइंट से बियानी चौक मार्ग पर हर दिन सुबह से नागरिकों की मॉर्निंग वॉक के लिए भीड़ रहती है। इस कारण मार्ग का एक तरफा यातायात सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक बंद रखने का पत्र मनपा द्वारा यातायात विभाग को दिया गया था। ये मार्ग हर दिन यातायात के लिए बंद रखना संभव नहीं, ऐसा बताते हुए नवंबर माह के 4 रविवार प्रायोगिक तत्वों पर सुबह 6 से 8 बजे तक वेलकम पॉइंट से कांता नगर जाने वाले एक तरफा मार्ग यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय शहर यातायात विभाग ने शुक्रवार 7 नवंबर को लिया गया।